चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। बिहार टीचर के लिए जो मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूं, उस क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भारत की जलवायु। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम कोशिश करें कि इस वीडियो में इसको समराइज करके किसी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चूंकि लाइव क्लास थोड़ा सा गैप के बाद आ रहा है, 3-4 दिनों के बाद, तो आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रही होगी, इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, भारत की जलवायु देखने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं ग्लोब को अपने नज़र से। ये हम लोग का ग्लोब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक विषुवत रेखा होती है, बीचों बीच से जो काटती है 0 डिग्री पे, ठीक है। इसको कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर है। उसके ऊपर होता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऊपर के साइड ये कौन सा पोल है बाबू? नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है और ये 90 डिग्री साउथ होता है। बीच में जो होता है 0 डिग्री होता है, इक्वेटर होता है। ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जाती है। कौन सी रेखा वो? कर्क रेखा। और नीचे आप देखोगे 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री साउथ पे, तो जो रेखा जाती है उसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्लियर है? अब आपको पता होगा कि जो सूर्य का परपेंडिकुलर लाइट होता है, सूर्य का मतलब कि लंबवत जहां पे चमकता है सूर्य, वो इन्हीं रेखाओं के बीच में चमकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर 23.5 क्यों किया गया, 24 कर दिया गया होता, आसान होता याद करने में। तो ये किया नहीं गया, ये एक इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ पे, जहां तक सूर्य की लाइन परपेंडिकुलर जाती है। सूर्य की लाइन परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक बल्ब जलाओ तो आप देखो इसका लाइट इधर भी जाएगा, इसका लाइट इधर भी जाएगा, इसका लाइट इधर, चारों तरफ जाएगा, लेकिन एक जगह होगा जहां सबसे तेज इंटेंसिटी उसकी होगी, जो सबसे नजदीक होगा, ठीक है ना, एकदम परपेंडिकुलर। उसे कहते हैं लाइट की परपेंडिकुलर लाइन। उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे चमक रहा है, तो सूर्य की परपेंडिकुलर लाइट यहाँ पे है, फिर नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, मकर रेखा पे आया, फिर ऊपर गया। देखा क्या गया कि एक साल में सूर्य ऐसे करके एक बार कर्क रेखा पे आता है, फिर विषुवत रेखा पे, फिर मकर रेखा पे, फिर कर्क रेखा पे। इस तरीके से सूर्य क्या करता रहता है? चलता रहता है। क्लियर हो गया? ये कितने दिनों में होता है? 365 दिनों में। 365 दिनों में सूर्य एक बार इक्वेटर से लेकर के कर्क पे, कर्क से लेकर फिर इक्वेटर पे, इक्वेटर से लेकर के और कहां पे? मकर पे, मकर से फिर इक्वेटर पे, ऐसे क्या करता रहता है? चलता रहता है। आप सोचोगे सर चलता कैसे है? इसको हम बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। ग्लोब दीजिए। अब इसको समझाने के लिए यहां पे देखिए, चूंकि हमारा जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस से, ये एक्सिस हो गया ना, 23.5 डिग्री झुकी है। देखिए एक्सिस मतलब ऐसा सीधा आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन है कहाँ? यहाँ पे, अर्थात ऐसे है। तो ये कितना एंगल हुआ? 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। अब होता क्या है कि ये मान लीजिए कि हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो सन का लाइट चारों तरफ जाएगा, लेकिन हमारी पृथ्वी पे ही पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे सन है तो पृथ्वी पे जो लाइट पड़ रही है, अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो लाइट कहाँ पड़ रही है बाबू? ये इक्वेटर है, दिखाई दे रहा हो ना, ये इक्वेटर है। तो और सन यहाँ पे है तो कहाँ परपेंडिकुलर लाइट? यहाँ पे नीचे, इक्वेटर से नीचे पड़ रहा है, यहाँ पे देख रहा हो ना। अगर यही पृथ्वी यहाँ आ जाए, यहाँ, अब देखो, अब कहाँ पड़ेगा? इक्वेटर पे, ठीक है। यही पृथ्वी अगर इधर आ जाए तब कहाँ पड़ेगा? इक्वेटर नीचे चला गया, अब कहाँ पड़ेगा? ऊपर, कर्क रेखा पे। फिर यही पृथ्वी इस साइड आ गई तो इक्वेटर पे, फिर इस साइड मकर रेखा पे। ये परपेंडिकुलर लाइट क्या होती है? चलती रहती है। क्यों? ये झुकी होने के कारण। तो आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, ये सूर्य का जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पे जाने का प्रक्रिया होता है, या क्यों होता है? पृथ्वी के अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए तो मार्च के महीने में 21 मार्च को कहाँ पे सूर्य होता है? विषुवत रेखा पे। उसके बाद सूर्य होता है का मतलब क्या हुआ? सूर्य वहां पे आके खड़ा होता है? नहीं, परपेंडिकुलर लाइट यहाँ पे पड़ रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, एक टर्म आएगा ITCZ। ITCZ इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, कन्वर्जन जोन।
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे सूर्य की परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगी जहां पे भी, वहीं पे ITCZ होगा। सर ये ITCZ क्या होता है इसको बताइए। ये जगह है जहां अगर हम परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे हीट बढ़ जाएगी, और जहां पे हीट बढ़ेगी वहां का जो एयर होता है वो क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, गर्म होता है ना, हल्की होगी। एयर जब गर्म होगी तो हल्की हो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और जैसे ही ऊपर जाती है, इस साइड की हवाएं इसको कवर करती हैं, इस साइड की हवाएं इसको कवर करती हैं। खाली स्थान देख करके भरने के लिए लोग दौड़ते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो खाली स्थान अपने लाइफ में खाली टाइम मत रखिए, खाली टाइम जैसे ही रखोगे लोग क्या होंगे, दौड़ेंगे। अपने आप को व्यस्त रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्थान जैसे ही दिखा कि एयर यहाँ क्या है, मतलब नहीं है, अर्थात वायु दाब निम्न हो गई है भाई। वायु के रहने से दाब बनेगा ना, और जब वायु है ही नहीं तो दाब किसका, दाब रहेगा नहीं। तो जब यहाँ पे गर्मी हुई, हवा ऊपर उठ गई, तो साइड की हवाएं क्या हो गई, आने लगी इधर। जैसे ही यहाँ पे आई तब पता आ रही यहाँ तो आग लगा था, तो फिर वो भी उठ जाती हैं ऊपर, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। और जैसे ही ऊपर चली जाएंगी इधर से हवा फिर आएगी इसके बाद कि यहाँ तो खाली है, खाली है। तो एक साइकिल बना था, ये ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, तब तक ऊपर जाएगी जब तक इसको जो टेम्परेचर मिला था वो कम ना हो जाए। तो फिर ऐसे जाकर के दूर बैठती है, ये भी जाकर दूर बैठ जाती है। बात समझ आ गया ना। तो यहाँ पे जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहां की हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, उसी जगह क्या कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मतलब अंतः मतलब बीच में, उष्ण, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, कन्वर्जन मतलब जहां पे मिलता हो, जोन मतलब क्षेत्र, जहां पे गर्मी हो वहां पे दोनों तरफ की हवाएं आकर एक जगह मिलती है, उसे क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। इसका मतलब सर जहां पे सूर्य की परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी वहीं पे ITCZ होगा। बात समझ आ रहा है, जहां पे सूर्य की परपेंडिकुलर लाइन पड़ेगी वहीं पे ITCZ होगा। जितना ये सब पढ़ाया जा रहा है ना, अभी चलेंगे भारत की जलवायु पे तो इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन होगा, इसीलिए भूमिका बता रहे हैं आपको, क्लियर है। उसी का कहेंगे ITCZ कहेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि मार्च महीने में ITCZ कहाँ होता है, कर्क रेखा पे। जून महीने में, सॉरी मार्च महीने में कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। जून महीने में कर्क रेखा पे, सितंबर में फिर से विषुवत रेखा पे, दिसंबर में फिर से मकर रेखा पे, ठीक है। उसके बाद से फिर से दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, मार्च में फिर से कहाँ, विषुवत रेखा पे। अर्थात एक साल में 2 बार कहाँ चमकती है, सूर्य की परपेंडिकुलर किरणें विषुवत रेखा पे, और एक बार कर्क रेखा और एक बार मकर रेखा, एक बार कर्क रेखा और एक बार मकर रेखा, ठीक है। अब यहाँ विषुवत रेखा पे देखोगे तो दिन और रात हमेशा बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत, पृथ्वी का कौन सा भाग है जहां दिन और रात हमेशा बराबर हो, कौन सा होता है, विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा होगा। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा पे क्या होता है, जब सूर्य पास में आएगा, ITCZ पास में आएगा, तो क्या होने लगता है, दिन बड़ा होने लगता है। आप देखोगे गर्मी के महीने में दिन बड़ा और ठंडी के महीने में दिन छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर आगे चल के कभी भूगोल क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें इस टॉपिक को अच्छे समझाएं, क्यों, इसलिए कि इस टॉपिक को समझाने के लिए 2-3 क्लास चाहिए, और चूंकि इसमें जल्दबाजी है तो हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको नहीं दिखा पा रहे हैं कि दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है। लेकिन बस ये जानो कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण, चारों तरफ घूमने के कारण, सूर्य के चारों तरफ दिन और रात छोटा होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, और मौसम परिवर्तन भी नहीं होता, जैसा मौसम जहां होता वैसा ही होता। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे सॉरी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अब कि यहाँ पे जहां के बीच में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की परपेंडिकुलर लाइनें साल भर पड़ती हैं, उन क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहां हमेशा गर्मी रहे उसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। ये क्या होता है, उपोष्ण होता है, उपोष्ण, ठीक है। उसके बाद होता है शीतोष्ण। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम लोग क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। चूंकि आपको पता है कि भारत की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है, मतलब बीचों बीच से भारत के क्या गुजरता है, लगभग कर्क रेखा गुजरता है। अब यहाँ पे अगर हम भारत के मैप को एक बार देखें, भारत के मैप को अगर एक बार देखें तो आप पाएंगे कि भारत में
जो अवस्थिति है, भारत में जो अवस्थिति है, ये हिमालय है आपका, और कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, ये कर्क रेखा है और ये हिमालय है। ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और जा करके जो पहले भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ाया गया है, जिसमें पर्वत पठार सब कुछ बताया गया है, उसको आप जाके देख लीजिए तो और क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या होता है कि सर नीचे गर्मी वाला क्षेत्र है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। ये इसके बाद की जलवायु, मतलब जहाँ पे हम लोग हैं, ये बिहार है, यूपी है, इसमें शीतोष्ण होना चाहिए, शीतोष्ण होना चाहिए, मतलब ठंडी बर्फ पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं, उसमें सबसे मेन जो है वो हमारा हिमालय है। तो हिमालय क्या करता है सर? हिमालय यही करता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर, यहां से ये जो लाइन है तुम्हारा 66.5 डिग्री का होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, यहां से ठंडी हवाएं चलती हैं। मतलब कहा था कि भारत के ऊपर से साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को, कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कर देती हैं? जमा कर रखती हैं, बर्फ डालती हैं उस पर, बहुत ठंडी हो जाती है। उन हवाओं को हमारा हिमालय पार ही नहीं करने देता है। पार करने देगा? नहीं देगा ना। हवाएं जो चलेंगी ठंडी है तो नीचे भारी रहेंगी, नीचे है, और हिमालय की एवरेज हाइट 6 किलोमीटर से ऊपर है, तो क्या होती हैं? उधर ही रुक जाती हैं। अर्थात तिब्बत के पठार की जलवायु और हिमालय के इस साइड की जलवायु में अंतर हो जाता है। और हम लोग ये नहीं कहते हैं कि कर्क रेखा के नीचे उष्ण है, हम लोग कहते हैं पूरा हमारा भारत का क्षेत्र जलवायु क्या है? उष्ण है। क्लियर हुआ? यहां समझ में आ रहा है ना किस लिए हुआ है? इसके ऊपर ठंडी होना चाहिए, शीतोष्ण होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? इसलिए कि हिमालय ठंडी हवाओं से, साइबेरिया की तरफ से, ध्रुव की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, और रोकने के कारण हमारी जलवायु इधर की अलग मेंटेन रहती है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया कि नहीं। इतना आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग भारत की में वर्षा किस तरीके से होती है, भारत में जलवायु कैसा होता है, इसको देखेंगे। इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग क्या करते हैं? इधर मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या है, अब हमारे यहाँ हमने देख लिया कि वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होगी इसको देखते हैं। तो आप देखेंगे कि गर्मी में वर्षा होती है हमारे यहाँ, गर्मी में, और होती है ठंडी में, ठंडी में, ठीक है ना। गर्मी में होती है और ठंडी में होती है, दोनों में होती है। तो दो तरीके से होती है। एक होती है हमारी तरफ जो ऐसे हवाएं आती हैं, इसको कहते हैं, ये कौन सा है? दक्षिण है। ये कौन सा है? पश्चिम है। तो कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है। अच्छा, और क्या होता है? इस साइड से हवाएं आती हैं, इस साइड से, तो इसे क्या कहते हैं? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसका नाम क्या देंगे? उत्तर पूर्व मानसून, मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा होता है वर्षा करने का? तो एक इधर से हवाएं आती हैं, जेट स्ट्रीम, तो क्या कहते हैं उसको? जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, इसकी वजह से वर्षा होती है। तीन कारण है हमारे भारत में वर्षा होने का। कौन कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इन दो की वजह से, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से गर्मी में वर्षा होता है, जेट स्ट्रीम और उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से लगभग ठंडी में वर्षा होता है। क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे कि ये स्ट्रीम चलता कैसे है और किस तरीके से वर्षा होता है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जेट स्ट्रीम के द्वारा जो वर्षा होता है उसको, जेट स्ट्रीम के द्वारा जो वर्षा होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैप बना लेते हैं भारत का। ठीक है, ये मैप बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जलवायु को थोड़ा तिरछा हो गया है मैप, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा आप लोग। हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम की वजह से कैसे वर्षा होती है ठंडी में। तो देखिए ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और 21 जून को, 21 जून को
कर्क रेखा पे सूर्य चमक रहा है। 21 जून को कर्क रेखा पे एक सूर्य क्या हो रहा है, चमक रहा है। क्लियर है। अब 21 जून के बाद सूर्य किधर जाना स्टार्ट होगा, दक्षिण की तरफ, अर्थात विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है। अब विषुवत रेखा की तरफ जैसे ही आएगा, आप बताओ, अभी आपको हम समझाए कि ITCZ मतलब जहां सूर्य की परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है, अगर ये शिफ्ट होना इधर स्टार्ट होगी, जहां ITCZ होती है दोनों तरफ से हवाएं उधर आती है ना, दोनों तरफ से हवाएं, ITCZ जब यहां जाएगा तो यहां हवा का मतलब जो प्रेशर था वो बढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरे तरफ की हवा उसके तरफ दौड़ के आएगी। वही कारण होता है कि जब सितंबर आते आते ITCZ कहां शिफ्ट हो जाता है, विषुवत रेखा पे, तब यहां पे एक गैप बन जाता है। गैप का मतलब क्या हुआ, निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है। और ये निम्न वायु दाब जब क्रिएट होता है तो इन निम्न वायु दाब को भरने के लिए हवाएं आएंगी। अब ये हवाएं कहां से आते हैं उसको देखिए। ये हवाएं यहाँ पे आपको काला सागर मिलेगा, मैप देखोगे आप तो काला सागर आपको मिलेगा। नाम क्या है, काला सागर, काला सागर। ठीक है, काला सागर। अब काला सागर से हो करके एक हवा चलते, इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। और ये इन हवाओं की जो ऊंचाई होती है वो लगभग क्षोभ मंडल के करीब होती है, 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई पे चलती हैं। क्षोभ मंडल आपको पढ़ाए हैं पहले वीडियो में, तो क्षोभ मंडल के करीब लगभग चलती हैं हवाएं। ठीक है, कौन हवाएं, जो काला सागर से उठ करके ऐसे चलती हैं, ऐसे इधर। ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पे कोरम मंडल, कौन सा जी, काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी, जास्कर पहाड़ियां हैं, उसके उस साइड से बह जाती थी। लेकिन जब यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में जब इधर शिफ्ट होने लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न वायुदाब। और जब निम्न वायुदाब होगा तो चारों तरफ हवाओं खींचेगा, और इन निम्न वायुदाब को भरने के लिए ये हवाएं क्या होती हैं, थोड़ी सी इधर मुड़ जाती हैं। और जब मुड़ती हैं तो दो पार्ट में यहाँ से टूट जाती हैं, एक इधर आता है और एक इधर जाता है। टूटी कैसे सर, बीच में ये काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी, जास्कर पहाड़ी की हाइट तो बहुत ज्यादा है ना, 8-8 किलोमीटर, तो ये हवा को चीर देती है। तो एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट उधर चला गया। अब जो पार्ट इधर आ रहा है, आप बताओ, अगर हवाओं में नमी है, बात ध्यान समझो, और 8 किलोमीटर हाइट है तो बर्फ के रूप में होगा ना। 4400 मीटर हाइट के ऊपर अगर तुम पानी को लेके जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है और बर्फ हो जाता है। क्लियर हुआ। तो दिसंबर से जनवरी महीने तक ये जो जेट स्ट्रीम आता है इधर से, ये वर्षा करता है कहाँ पे, भारत में। किस तरीके से सर, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली तक वर्षा हो जाती है, दिल्ली तक। बात समझ आ रहा है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि सर हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे बसे हैं, तब क्या होता होगा, वो भी ठंडी का महीना, टेम्परेचर बहुत हो गया कम, तो यहाँ पे होता है बर्फबारी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में क्या होता है, वर्षा। और यही मानसूनी हवाएं, यही हवाएं आगे बढ़ती हैं तो कभी कभी यूपी बिहार तक भी फरवरी के महीने तक वर्षा होती है। आप देखते हैं जनवरी के लास्ट में, 26 जनवरी को पानी होने लगता है। हम लोग जब छोटे थे तो 26 जनवरी को एक एक्साइटमेंट होता था ना कि स्कूल में जाना है, भाषण देना है, रैली निकालना होता है, और मीटिंग के बाद जब हो जाएगा सम्मेलन तो मिठाई बटेगा। लेकिन तब तक हुआ बारिश और पूरा खत्म। तो ये जो वर्षा होती है 26 जनवरी या फरवरी के महीने में, वो किसकी वजह से होती है, तो इसी की वजह से होती है। ठीक है ना, किसकी वजह से, जो जेट स्ट्रीम काला सागर से उठता है, कैस्पियन सागर से उठता है और ऊपर आता है, उसी की वजह से ठंडी के दिन में यहाँ वर्षा हुई। और आप देखते होंगे कि जनवरी में, दिसंबर लास्ट में अचानक मतलब ठंडी बढ़ जाएगा, अचानक न्यूज में दिखाएगा उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश में हुआ भारी बर्फबारी। और इस बर्फबारी से उत्तर भारत कौन सा है, ये वाला क्षेत्र, इस बर्फबारी से उत्तर भारत में अचानक तापमान में हुई गिरावट। अगले 1 महीने तक तापमान 5 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का चांस है। बात समझ आ रहा है, ऐसा न्यूज आप लोग देखे होंगे। और इसी में जो लटके लोग होते हैं क्या लेते हैं, टपक लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं, टेम्परेचर हो जाता है कम, बर्फ बहुत ज्यादा गिरेगा। ये बर्फबारी किसकी वजह से हुआ, जेट स्ट्रीम की वजह से हुआ। इसलिए कि 5 किलोमीटर के ऊपर हाइट पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर बसा हुआ है, वहां पानी गिराओगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ हो गया। वो भी कब, ठंडी। आप कहोगे सर पानी कैसे पीते होंगे लोग, तो ठंडी के महीने की बात हो रही है।
ठीक है। और पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होता है। अगर यूपी बिहार तक भी वर्षा हो जाए वो भी वरदान साबित होता है गेहूं की फसल के लिए। दोबारा जो सिंचाई करना होता है ना, उस समय सिंचाई चल रहा होता है। दिल्ली में वर्षा होती है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। बात समझ में आ गई यहाँ? तो एक वर्षा हम लोग समझ लिए जो जेट स्ट्रीम की वजह से ठंडी के दिनों में होती है। क्लियर है? अच्छा सर, ठंडी के दिनों में हो रही है तो कहाँ पे है सूर्य? तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा के नीचे है मकर रेखा, और मकर रेखा पे 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं या 15 जनवरी को मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं ध्यान समझिए। जब सूर्य की परपेंडिकुलर लाइन मकर रेखा को पार करके विषुवत रेखा की तरफ जाती है, मकर रेखा को पार करके पुनः विषुवत रेखा की तरफ से जाना स्टार्ट करती है, उसी दिन हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति। आप सुने होंगे लोग कहते हैं कि दिसंबर से सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति तक मौसम खराब रहेगा, मकर संक्रांति के बाद सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य दिखने लगेगा। ऐसा सूर्योदय का मतलब सूर्य निकलता था, सूर्य दिखता नहीं था। ठीक है, तो क्यों? इसलिए कि मकर रेखा पे है। तुम कहाँ हो? यहाँ पे हो, सूर्य यहाँ पे है, तो भाई बहुत दूरी बढ़ गई है ना। जैसे इसको पार करेगा, मकर संक्रांति कहते हैं इसको, मकर संक्रांति कहते हैं। मकर रेखा को पार करना मकर संक्रांति। उस दिन हम लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद, अच्छा स्नान डेली करते हो तुम लोग, ठीक है। स्नान करते हैं, उसके बाद से खिचड़ी का मतलब सेवन किया जाता है, दही चूड़ा, जहाँ पे जो है लाई का सेवन किया जाता है, उसमें तिल का लाई, मूंगफली, उड़द लाई बनता है, ये देख लेते, ठीक है। इन सब का लाई का किया जाता है। ठंडी का दिन है ना, ये सब जो फसल है वो शरीर में गर्मी पैदा करती है। ये हम लोग का कल्चर बनाया गया इसी तरीके से। क्लियर हो गया? तो मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? सूर्य मकर रेखा से उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर है ना, ऊपर उत्तरायण जाता है तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो जनवरी के महीने में जब हमारे पास वर्षा हो रही है सर, तब सूर्य कहां पे है? मकर रेखा पे है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यह है कि सूर्य अब उत्तर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। अच्छा, मार्च महीने में कहां आ गया? विषुवत रेखा पे। अब जब मार्च महीने में विषुवत रेखा पे आएगा तो इधर से नीचे से हवाएं इसका पीछा करेंगी फिर से। तो हवाएं पीछा करते आ रही हैं। आप मैप देखोगे तो नीचे हिंद महासागर है और पूरा का पूरा खाली है, भारत के नीचे पूरा खाली है। तो इधर ITCZ का पीछा करते हुए मार्च तक जब आ गया कर्क रेखा, कहाँ? कर्क रेखा, विषुवत रेखा पे ITCZ मतलब सूर्य की लंबवत किरणें, तो इधर से जो हवाएं इसका पीछा कर रही होंगी वो टोटल हवाएं समुद्र के ऊपर से आ रही हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा नमी होगा ना, बहुत ज्यादा नमी होगा। और ये नमी से भरी हुई हवाएं भारत के मतलब ये ITCZ का पीछा करते हुए आती हैं कहाँ पे? विषुवत रेखा के पास। अब मार्च के बाद ये कहाँ बढ़ता है? आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। मार्च के बाद आगे बढ़ना स्टार्ट किया, ये सब पीछा कर रही हैं। अब देखो, हवाओं का दिशा पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ थोड़ा समझा देते हैं। हवाओं का दिशा किधर होता है? तो देखो, ऐसे हवाएं चलती हैं, देख रहे हो ना, ऐसे। जैसे ही कर्क रेखा पार करती हैं ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। तो ये क्यों हो गया सर? इधर जा रही है, इधर जा रही है, कोई बैठा है क्या कर्क रेखा पे जो धक्का दे दिया उधर घूम जाओ? नहीं। इसको समझने के आपको बता देना किधर से किधर चलेगा। कर्क रेखा के, सॉरी, ये विषुवत रेखा के ऊपर, इक्वेटर से ऊपर, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर आपको हवा का दिशा जानना है तो उत्तरी गोलार्ध में जाके खड़े हो जाइए। ऐसे खड़े होइए कि आपके पीछे से हवा टकराए। जैसे हम यहाँ खड़े हो जाए और इस तरीके से करके, तो हवा हमारे पीछे से टकरा रही है, तो जब पीछे से हवा टकराएगी उत्तरी गोलार्ध में तो आपके दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे चलती है। क्लियर है? तो यहाँ हम खड़े हो गए तो हवा कैसे जाएगी? ऐसे जा रही है तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, देख रहे हो। और जब खड़े हो जाओगे दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे मुंह करके खड़े हो जाए ऐसे, तो हवा ऐसे जानी चाहिए। ये कैसे जाएगी? ये हवा ऐसे जाएगी, ऐसे। क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में मुंह करके खड़े जाओ, पीछे से हवा टकराएगी तो आपके बाएं हाथ की तरफ घूम जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में अगर पीछे से हवा टकराएगी तो दाहिने हाथ की तरफ घूम जाती है। ये कंसेप्ट समझना। इसीलिए हवाएं ऐसे जाती रहती हैं, ऐसे ऐसे, जैसे ही इक्वेटर को पार करती हैं ऐसे जाने लगती हैं, ऐसे जाने लगती हैं। और ये हवाएं नीचे से पूरा अपने साथ नमी लेकर आई हैं, नमी पूरा, मतलब जहां भी मौका मिलेगा वर्षा जबरदस्त होगा। तो ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं और आप देखोगे कि 1 जून को हमारा ITCZ कहाँ होगा? ITCZ लगभग यहाँ पहुंच जाता है। 21 जून को तो कर्क रेखा पे आ जाएगा, तो ITCZ 1 जून को यहाँ पहुंच गया और ITCZ का पीछा करते हुए हवाएं यहाँ पहुंच गई। आप देखते हो कि न्यूज में आता है कि इस बार मानसून 5 दिन लेट आएगा।
ये इन्हीं हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। इन्हीं हवाओं को लोग कहते हैं कि जून का महीना आ गया, बारिश नहीं हो रहा, मानसून आया ही नहीं इस बार, मतलब ये हवाएं आई ही नहीं। जब हवाएं 1 जून से 10 जून के बीच में आकर के कहां तक टकराती हैं, केरल के तट पे, देख रहे हो ना, ऐसे हवाएं। और ये हवाएं जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके एकदम परपेंडिकुलर टकरा जाती हैं। अब वर्षा होता कैसे, इसको समझ लो एक बार। यहाँ देखो, ये हवाएं चल रही हैं, यहाँ बीच में एक ऑब्स्टेकल होना चाहिए, 2 कंडीशन होना चाहिए हवाओं के लिए। पहला, हवाओं के पास नमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? नमी होना चाहिए। उसके बाद हवाओं से टकराने के लिए ऊंचाई होना चाहिए, ऊंचाई, ठीक है। हवाओं से टकराने के लिए ऊंचाई और हवाओं में नमी, इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा, वर्षा नहीं होगी। अब मान लो इन हवाओं में नमी है, आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे जाएंगी, यहाँ टकरा जाएंगी, टकरा के जब देखेंगे आगे नहीं बढ़ पाए तो ऊपर उठेंगी, और जैसे ऊपर उठेंगी आप देखते हो टेम्परेचर में कमी आती है, और उनके अंदर नमी है, ऊपर जाके आएगी, अंदर है नमी, ऊपर आएगा कमी, किसका? तापमान का। तो वो पानी की बूंदों के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा, इधर वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये ऊपर जाएगा इसके अंदर की सारी नमी निकल जाती है। मतलब सर अगर नमी ज्यादा है तब वर्षा होगी, और प्लस हाइट ज्यादा है तब वर्षा होगी, दोनों होना जरूरी है। अगर मान लो कि हम कह रहे हैं कि इधर से सारी हवाएं जा रही हैं जिनके अंदर बराबर नमी है, जहां टकरा रही है वहां कहीं 5 किलोमीटर हाइट है, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, तो वर्षा डिपेंड करेगा जिसकी हाइट ज्यादा वहां पे वर्षा ज्यादा। क्लियर हो गया? आइए अब यहां चलते हैं। अब ये मानसूनी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से आ रही हैं, ये जून के पूरे महीने में किधर टकरा गई? पश्चिमी घाट से, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होता है। और यही कारण है कि पश्चिमी घाट जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है भारत का। क्यों? यहाँ वनस्पतियां बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। ये पहाड़ है ना। अच्छा एक चीज और देख लो, पश्चिमी घाट की हाइट ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की हाइट ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगा? केरल में, उसके बाद यहाँ कर्नाटक में, मुंबई में, गोवा में, गुजरात में ये वर्षा हो रहा है। तो ये पूरा जबरदस्त वर्षा हो गया। सर यहाँ पे तो हवाएं बाहर निकल गई ऐसे, हाँ निकल जाएंगी, ऐसे निकल रही हैं। तो सर जब यहां से निकल रही हैं तो जितना नमी इन हवाओं के पास है, ध्यान समझ, जितना नमी जो केरल के कालीकट तट से टकरा रही है, उन हवाओं के पास जितना नमी है उससे ज्यादा नमी इन हवाओं के पास होगा जो जा करके मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया से टकराएंगी। कमेंट बॉक्स में बताओ कि गारो, खासी, जयंतिया किसकी पार्ट हैं? ऑप्शन सुन लो, ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इसका आंसर भेजना आप लोग। तो इनके पास नमी ज्यादा हो गई। अब नमी ज्यादा जाती है ये डायरेक्ट, और देख रहा है ना परपेंडिकुलर टकरा रही है गारो, खासी, जयंतिया से। तो जितना वर्षा सर यहाँ हुआ है उससे ज्यादा वर्षा यहाँ होता है। और ये असम की घाटी है, असम की घाटी में ऐसे जाती है हवाएं। एक तो यहाँ वर्षा हो गई, अब आपको हिमालय यहाँ दिखाए थे, ये हिमालय है ना, ये हिमालय ऐसे मुड़ा हुआ है, तो जाके इसी में फंस जाती हैं हवाएं। और ये पूरा वर्षा देख रहे हो, इधर घूमने लगती है और वर्षा करने लगती हैं। और असम की घाटी में बहुत भयंकर बाढ़ आता है हर साल, आप देखे होंगे। क्यों आता है? देखो मानसूनी हवाएं जा रही हैं, गारो, खासी, जयंतिया पर सबसे ज्यादा वर्षा। देखो यहाँ खासी पे चेरापूंजी था, चेरापूंजी जो आज से 5 साल पहले वर्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन गारो पे अब है मासीन राम, मासीन राम। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है, दूसरा नाम पे हो गया चेरापूंजी। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मासीन राम में होता है, ठीक है। उसके बाद चेरापूंजी में, उसके बाद कहाँ होता है? कालीकट में, देख रहा हो ना। उसके बाद कहाँ होगा? कालीकट में। अच्छा ये जब वर्षा समझ जाओगे ना अच्छे से, तो आपको मिट्टी भी अच्छे समझ में आएगी, और वर्षा वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा तो मिट्टी भी समझ में नहीं आएगी किस तरीके से बन रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्षा मासीन राम इधर। क्यों? जितनी हवाएं नमी इसके पास थी उससे ज्यादा नमी। क्यों? ये हिंद महासागर, अरब सागर से सोख रही है, तो हिंद महासागर प्लस पूरा बंगाली खाड़ी सोख रही है, तो इनके पास हवाएं ज्यादा थी। अब क्या होगा सर? अब हुआ ये कि कुछ ऐसे जाकर के पश्चिम बंगाल से मुड़ जाती हैं, कुछ ऐसे जाकर के इधर से मुड़ती हैं। तो ये हवाएं आती हैं और बिहार में वर्षा करती हैं, यूपी में वर्षा करती हैं, मानसूनी हवाएं। आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न शहरों में सबसे ज्यादा वर्षा कहां करेगा? ऑप्शन सुनो, कलकत्ता, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली।
दिल्ली। कमेंट बॉक्स में बताओ कि चारों में से कहां सबसे ज्यादा करेगा। भाई मानसूनी हवा इधर से जा रही है ना, तो जो पहले पड़ेगा शहर वहां ज्यादा वर्षा तो कहां होगा? कलकत्ता, उसके बाद पटना, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद दिल्ली। कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, वर्षा होगा ना ऐसे। तो मैप से आप देख के बता दोगे वर्षा कहां पे सबसे ज्यादा, रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से वर्षा होती है। अब समझिए, ये वर्षा जब होते हुए जाती है दिल्ली तक जाती है। अब यहाँ पे एक पहाड़ी, इसका नाम है अरावली पहाड़ी। अरावली गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाकर खत्म होती है। अब इस अरावली पहाड़ी तक जाते जाते इन हवाओं में अब नमी रह ही नहीं जाता है। ये परपेंडिकुलर टकराती तो हैं, लेकिन इसमें नमी नहीं होने के कारण, आपसे बताया ना कि दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो ऊंचाई से सामना हो, दूसरा हमारे अंदर नमी हो। आप लोगों को याद होगा तो हम एक बार बताए थे कि एक बच्चा पूछा था किसी संत से कि भाग्य क्या होता है, तो वो बोला कि आपका कर्म और प्लस जिस चीज के लिए कर्म कर रहे हैं वो मतलब सामने हो तो क्या हो जाएगा? भाग्य बनता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और वैकेंसी नहीं आ रही है तो मैच कैसे हो जाएगा? भाग्य बना नहीं, नौकरी मिली नहीं। वैकेंसी आ गई, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, वैकेंसी आ गई है, मतलब 1,80,000 की वैकेंसी आ गई है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, भाग्य कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, वैकेंसी नहीं आई है, भाग्य कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अर्थात भाग्य बनने के लिए वैकेंसी और पढ़ाई, मेहनत दोनों एक साथ मिलता है तो भाग्य बनता है। यहाँ पे वर्षा होने के लिए नमी और ऊंचाई दोनों होना चाहिए। तो इधर से आया तो नमी तो थी, ऊंचाई नहीं मिली, सॉरी नमी नहीं थी, ऊंचाई मिली तब तक नमी नहीं थी। तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या होती है बाबू? वर्षा नहीं होती है। सर इस वाले क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि इधर से हवाएं ऊपर चल जाती हैं। आप कहोगे सर नीचे आना चाहिए ना, नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, विषुवत रेखा से ऊपर, तो हवाओं का ट्रेंड कैसा होगा? पीछे से टकराओ दाहिने तरफ। यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, हवा पीछे से आके टकरा रही है, तो दाहिना कौन है? ये है। हवाएं बार बार प्रयास करते हैं हिमालय की तरफ जाने के लिए, और हिमालय से जाकर टकराती हैं शिवालिक श्रेणी से और वर्षा होता है। तो इधर वर्षा नहीं होगा, और यही कारण है कि बिहार के मैप में भी उत्तर बिहार में वर्षा ज्यादा होता है, दक्षिण बिहार में वर्षा कम होता है। ठीक है, चलिए अब आइए इसको लेके चलते हैं। यहां से मानसून है पूरा वर्षा की, उसके बाद से सतपुड़ा की पहाड़ी और बिंद की पहाड़ी के बीच से फंस करके और ये वर्षा करती हुई आगे निकल जाती हैं। ठीक है, यहां जब आती हैं तो यहाँ गिर की पहाड़ी है। क्या है? गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी टकरा करके इस गुजरात वाले पार्ट में, गिर का जंगल है ना, गिर का जंगल जहां सियाई शेर रहते हैं, इसमें वर्षा करती है और गिर का जंगल पाता है। लेकिन गुजरात का ये वाला क्षेत्र सूखा पड़ जाता है। कारण ये कि हवाएं जाती हैं कहीं पहाड़ से टकराती नहीं है। आप कहोगे कि सर ये अरावली की पहाड़ी है। हाँ भाई है, टकराएगी, उससे टकराएगी। पहला तो अरावली की पहाड़ी का एवरेज हाइट 400-500 मीटर है, हाईएस्ट जो है 1500-1600 मीटर है। कौन सा? गुरु शिखर, माउंट आबू का। तो जो जाती हवाएं तो यहाँ पे थोड़ी टकरा कर वर्षा कर दी, बाकी तो पैरेलल निकल गई ना, सीधा निकल गई ऊपर, तो वर्षा कहां से होगा? क्वेश्चन पूछता है राजस्थान में सूखा क्यों पड़ता है, वर्षा क्यों नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो इस साइड जाती हैं वो उसके पैरेलल निकल जाती हैं। जब नमी होता है तो ऊंचाई सामना नहीं होता है, और इस साइड से आती हैं तो ऊंचाई का सामना होता है लेकिन नमी नहीं होता है। दोनों समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। ठीक है, तो ये भारत में पूरा वर्षा का सीन है। कब का? जब मानसूनी हवा इधर से आती हैं तब का। क्लियर है? ये वर्षा का समय अभी चल रहा है, सावन चल रहा है ना, भादों का महीना चलेगा, वर्षा होगा। उसके बाद आप देखोगे सितंबर अक्टूबर में जब ये नीचे आने लगेगा, सितंबर में आकर कहाँ? विषुवत रेखा पे, उसके बाद से नीचे जाएगा मकर रेखा पे, तो फिर आईटीसीजे रिटर्न जाएगा, और लौटती हुई मानसून भी वर्षा कराने का कारण बनता है। लौटती हुई मानसून, अब आप देखोगे कि जब ये चला जाएगा नीचे तो यहाँ गैप हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जब तक ये जेट स्ट्रीम आएगी तब तक क्या होता है? तब तक आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नीचे आ गया। ठीक है, एक काम करिए, इसको मिटाते हैं तो फिर समझाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहां दिखाई दे रहा है, यहां बना के आपको समझा रहे हैं। ये वाला क्षेत्र हमारा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप मार्च के महीने में देखेंगे 21 मार्च को इस कर्क इक्वेटर पे होता है सूर्य, आईटीसीजेड। जैसे ही यहाँ जाने वाला होता है उसके पहले ये जेट स्ट्रीम धाराएं जो वर्षा की हैं ठंडी में भागना स्टार्ट करती हैं। फरवरी तक वर्षा हुआ है ना,
और जब मार्च में आ जाता है सूर्य की किरणें यहाँ पे विषुवत रेखा पे, तो जेट स्ट्रीम भागेगा ऊपर की तरफ और फिर ऐसे बहने लगेगा। जब ऊपर भाग जाएगा तो ये हो जाएगा खाली, और जब खाली होता है तो अप्रैल के महीने में यहाँ लोकल हवाएं चलने लगती हैं, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर। अब उन लोकल हवाओं में नमी तो है नहीं, और जब नमी नहीं है तो उनके अंदर गर्मी होगी, तपन होगा, और तेज से चलेंगी, इसलिए कि सूर्य का लाइट तो अब पास में आ रहा है ना। तो उत्तर भारत में इसी को कहते हैं लू चलना। क्या कहते हैं? लू। लू क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये हवाएं तेज चलती हैं, पश्चिम की तरफ से तेज से चलेंगी, पश्चिम की तरफ से तेज से मतलब पूर्व की तरफ चलेंगी, और ये हवाओं के अंदर नमी नहीं होती है, सूखी हवाएं होती हैं, शरीर से पानी को निचोड़ लेती हैं। आप देखते हो ना, लू से बचने के लिए लोग कहते हैं उत्तर भारत में, ये लू दक्षिण भारत में नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है? उत्तर भारत में चल रहा है। और जब अप्रैल से मई का महीना आता है तो लोकल जगहों से, तालाब से, पोखरे से, नाले से पानी मतलब मॉइस्चर, नमी अपने अंदर लेती हैं और वर्षा करती हैं। आंधी आएगा वर्षा आएगा, आंधी आएगा वर्षा आएगा, आंधी ज्यादा वर्षा कम। देखे हो ना अप्रैल मई महीने में, क्यों? जेट स्ट्रीम खाली हो गया है, निम्न वायु दाब बना है, अभी भरने के लिए ITCZ ऊपर आ रहा है। अप्रैल मई के महीने में मानसून आने के पहले, अप्रैल मई के महीने में मानसून आने के पहले ITCZ जब आ जाता है भारत में, तो लोकल हवाओं का आंधी तूफान बड़ी तेज से चलता है। अब यहाँ पे उसी पानी से केरल कर्नाटक में आम पकता है, आम, और इसीलिए इस वर्षा को यहाँ आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आम्र वर्षा। पूछा गया क्वेश्चन, जो प्री मानसून वर्षा होती है, प्री मानसून मतलब मानसूनी वर्षा से पहले, मई में जो वर्षा होती है, अप्रैल में जो वर्षा होती है, उसे दक्षिण भारत में किस नाम से आता है? आम्र वर्षा। अच्छा, जो कलकत्ता बिहार में होती है, इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी। ये क्यों कहते हैं सर? इसलिए कि गेहूं का फसल लगा होता है, नष्ट कर देती हैं। क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। पत्थर गिरेगा, आप देखे हो कभी मानसून मतलब भादों के महीने में पत्थर गिरते हुए देखे हो? नहीं, अप्रैल मई में गिरेगा, इसलिए काल बैसाखी है, फसल नष्ट हो जाएगा इस साइड में। तो काल बैसाखी किधर? बंगाल, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, इधर काल बैसाखी, और दक्षिण भारत में आम्र वर्षा। ये दोनों वर्षा कौन सी हैं? प्री मानसून वर्षा। प्री मानसून का मतलब इनको नमी कहाँ से मिला है? तालाब से, पोखरे से, नदी से, इन सब से नमी लेकर के जितना मिला, जहां मिला छीट के चली गई। मानसूनी हवा पूरे एक रेंज में होती है, सॉरी मानसूनी जो वर्षा होती है एक रेंज में होती है, और ये वाला वर्षा कहीं हो गया, कहीं बगल में नहीं। ठीक है, तो इसको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बता दिया गया। अब आते हैं कि सर जो आप बोले थे कि उत्तर पूर्व वाला वर्षा कैसे होता है, दो वर्षा देख लिया आप लोग ना, तीन देख लिए। आम्र वर्षा जो होता है प्री मानसून वर्षा, मानसून वाला वर्षा, जेट स्ट्रीम वर्षा। अब देखेंगे कि जो इधर से आती है, साइबेरिया की तरफ से हवाएं आती हैं, उनमें नमी होता है ठंडी के दिनों में, और दिसंबर से जनवरी में आती हैं और वर्षा करती हैं। समझिए, नहीं कर पाती हैं। क्यों? हिमालय को पार करना इतना आसान नहीं है, नहीं कर पाती हैं। और जो हिमालय को पार करती हैं, जब ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो उनके अंदर की नमी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जो हवाएं पार कर भी लेती हैं, उनके अंदर नमी नहीं होती है, हल्की सी सिहरन, ठंडी तो बढ़ा देती हैं, लेकिन वर्षा नहीं कर पाती हैं। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। लेकिन यहां समझिए, यहां पे जो हवाएं इधर से पार कर ले रही, इधर से हिमालय के उत्तर, ये मतलब क्या इसको अरुणाचल प्रदेश की तरफ से इधर से पार करती हैं, उनके अंदर नमी तो नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे बंगाल के बाद इधर ये वाला क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, और इनके अंदर बंगाली खाड़ी से क्या कर लेती है? नमी एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन सी हवाएं? उत्तर पूर्वी हवाएं। ठंडी के दिनों में बंगाल की खाड़ी से नमी मतलब ले लेती हैं, और जब आती हैं तो यहाँ टकरा जाती हैं तमिलनाडु के। अच्छा एक बार पूछे थे हम क्वेश्चन, इस तट को क्या कहते हैं? आप बताए नहीं, जवाब नहीं दिए, और जब जवाब नहीं दिए तो पढ़ाने का सही मन नहीं करता है। कि सीरियस कैंडिडेट कम से कम मतलब 8-10 भी तो होना चाहिए ना, जो क्वेश्चन का जवाब दे। आपसे पूछे थे कौन सा तट है, आप जवाब नहीं दिए। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं बाबू? कोरोमंडल तट। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये कोरोमंडल तट से टकराती है और यहाँ पे पूरा जबरदस्त वर्षा होती है। अब ध्यान रखो, आपको बताए थे कि कावेरी नदी वर्षवाहिनी है। क्यों? जब गर्मी में मानसूनी हवाएं आती हैं तो कावेरी नदी यहाँ से निकलती है ना, ऐसे ऐसे, तो यहाँ भर देती हैं, और ठंडी के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं यहाँ भर देती हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत में
केवल और केवल कोरोमंडल तट पे ही वर्षा करती हैं। क्यों? उत्तर पूर्वी हवाएं जब हिमालय को पार करते हैं तो उनके अंदर नमी नहीं रह जाती है, ऊंचाई होने का सारा नमी निकल जाता है। लेकिन भारत में जब आती है तो वर्षा नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय से क्रॉस करती हैं, वो नीचे आकर बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती हैं और जाकर टकराते हैं कोरोमंडल तट से और वहां भारी वर्षा करती हैं। यही कारण है कि जो कावेरी नदी है वर्षवाहिनी होती है, ठंडी में भी इसको पानी मिल जाता है और ये बहती रहती हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हम बार बार दामोदर नदी बोले हैं गोदावरी को, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। इस साइड लिखे थे हम गोदावरी, वहां भूल गए हैं, तो उसको बता दें आपको कि ये कावेरी है, उसके ऊपर कृष्णा बहती है, कृष्णा के ऊपर गोदावरी। दामोदर कहाँ होती है? दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है, उसमें दिखाया भी है। तो ऊपर भी दामोदर लिख दिए, नीचे भी दामोदर लिख दिए हैं, इसको गोदावरी कर लीजिएगा। जितना हम बोले हैं वो सब गोदावरी के बारे में बोले हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी बोले हैं, उसमें वो नहीं है, गोदावरी है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अकेले सब करना होता है। ठीक है, सामने कोई होता थोड़ा सा हिंट कर देता कि भाई आप, मतलब जैसे आदमी पढ़ा रहा होता है ना, तो जो एक बार रट लग जाता है। बार बार हम दामोदर बोले, हम ही सोच रहे थे वीडियो में ये क्या बोले हैं। नीचे पिन किए हुए हैं कमेंट में कि आप देख लीजिएगा कि ये गलती हुई है, मानवीय भूल समझ के उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। कावेरी नदी क्यों वर्षवाहिनी होती है? क्योंकि ठंडी के दिनों में उत्तर और पूर्वी मानसूनी हवाएं वहां वर्षा करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं को नमी मिलता कहां से है? बंगाल की खाड़ी से। उनके पास नमी नहीं होता, बंगाल की खाड़ी से नमी ऑब्जर्व करती हैं और लाके छोड़ती हैं। तो ये बताइए, क्या ये वर्षा वाला पूरा सेशन समाप्त हुआ? आपको समझ में आ गया पूरा? कहां कहां वर्षा हुआ, कैसे कैसे वर्षा हुआ, क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, चलो कमेंट करो। कितना टाइम हो गया? अच्छा, चलो चल सकता है अभी। चलो बताओ। ये एक बार रिवीजन में रहते हैं। आईटीसीएड का पीछा करते हुए मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा भारत में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही 90%। कुछ ठंडी के दिनों में जेट स्ट्रीम से वर्षा होती है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक वर्षा होती है। कभी कभी उत्तर बिहार तक भी आ जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी। क्लियर हो गया? सर, कोरोमंडल तट तमिलनाडु का कौन सी मानसूनी हवाएं वर्षा कराती हैं? उत्तर पूर्वी। सर, जो केरल के तट पर वर्षा होती है, जबरदस्त वर्षा होती है, मानसूनी हवा कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ? मासिन राम कहां पे है? गारो पहाड़ी के पास। कहां पे? मेघालय में। उसके बाद चेरापूंजी कहां पे है? खासी पे। उसके बाद से जयंतिया। ये तीनों जनजातियां हैं जिनके नाम से पहाड़ों का नाम रखा हुआ है। और ये किसकी पार्ट थी आपसे पूछे थे हम, तो ये हमारा जो पठार है, दक्षिण भारत का पठार, उसी का पार्ट है, जो आपको बताए थे हम कि दक्षिण भारत का पठार कुछ ऐसा था, ऐसा था। तो ये तो अरावली की पहाड़ी है, यहां से टूट गया, टूट के बैठ गया जहां बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, और ये गारो खासी जयंतिया बच गई, और ये हमारा छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। क्लियर है? तो ये दक्षिण पठार का भाग है, कौन सा? मेघालय में जो पार्ट है। तो ये मानसून था। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इसको करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी पे आधारित होगा कि मिट्टी भारत की कैसी है, जलवायु पे ही। देखिए, जहां सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे कोई और मिट्टी, जहां कम वर्षा वहां कोई और मिट्टी, जहां सबसे ज्यादा वर्षा वहां कोई और फसल, जहां सबसे कम वर्षा वहां कोई और फसल। बात समझ आ रहा है ना? तो ये सब प्रभावित करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और चीज बता दें, मानसून और मौसम, या मौसम और जलवायु, इनमें क्या अंतर होता है? हवाओं के साथ साथ अगर आपके क्षेत्र का तापमान बदल जाए, मौसम बदल जाए, नमी बदल जाए, मतलब वर्षा होने लगे हवाओं के साथ के दिशा के साथ साथ, तो उसे क्या कहते हैं? मौसम या मानसून कहते हैं। मौसम तात्कालिक होता है, मानसून कुछ लंबी अवधि का होता है, और जलवायु कहते हैं उसको। जलवायु मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम लोग का जलवायु कौन चल रहा है? वर्षा ऋतु। तो मानसूनी हवाएं चल रही है। मौसम हमारा कौन सा है? वर्षा वाला मौसम है। लेकिन कभी आप देखते होंगे कि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हुआ, मौसम चेंज हो गया,
तब तक ठंडा, मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो गया। तो मौसम बदलता रहता है, मानसून नहीं बदलता है, जलवायु नहीं बदलती है। जलवायु अगर आ गई तो एक टेन्योर में रहेगी। मानसून क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर हुआ? मानसून चेंज होता है, सॉरी, मौसम चेंज होता है, मानसून चेंज नहीं होता है। इसीलिए तो गाना बनाना कि मौसम की तरह कहीं तुम भी, कमेंट में पूरा कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।